नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम जन समस्याओं पर आधारित आपके प्रश्नों को भी लेते हैं और बहुत सी योजनाओं को आप तक पहुंचाते हैं जो कि प्रदेश और देश सरकार द्वारा चलाई जा रही होती हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है हिमाचल प्रदेश के विकास में नाबार्ड की भूमिका, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश शिमला के महाप्रबंधक श्री विवेक पठानिया जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उस देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे में वित्त जो पोषण होता है उसकी कितनी भूमिका रहती है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमिका रहती है। इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे। अगर आप कोई समस्या अपनी लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। शिमला से जो बाहर के दर्शक है वो शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाए। तो विवेक जी, सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड के बारे में कि अगर हम नाबार्ड की बात करें तो एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके लिए नाबार्ड की क्या भूमिका रहती है और कब से इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से ये अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में बना था पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, और हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बाइफरकेट होके आए हैं जी। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है नाबार्ड का, वो ग्रामीण क्षेत्र में और एग्रीकल्चर में सुविधाएं लाना, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका प्रदान करना, उसमें ऋण की प्रदान करना, और जो संस्थाएं इस ग्रामीण और एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगी हुई हैं इनका विकास करना। अगर हम मुख्य कार्यों की बात करें तो नाबार्ड के क्या मुख्य कार्य हैं? नाबार्ड के बहुत सारे मुख्य कारण हैं। मान्यता एक है कि हम बैंकों को सस्ते दर पे ऋण देते हैं ताकि वो आगे जाके किसानों को और सस्ते दर पे ऋण दे। एक हमारा ऋण होता है जो हम स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, वो भी सस्ते दर से, जो हमारे को भारत सरकार से मिलता है, और फिर हम उसको सस्ते दर पे स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारा रोल होता है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट का, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या ग्रामीण बैंक्स हैं इनकी डेवलपमेंट, ताकि ये और सुदृढ़ तरीके से अपनी सर्विसेज दें, उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्लस इन दोनों कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और ग्रामीण बैंकों को हम सुपरवाइज करते हैं, मतलब रेगुलेशन करते हैं उनका सही कि वो सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्रों में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो एक तरह से बहुत विस्तृत जो आपने बताया दायरा रहता है नाबार्ड का, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कौशल विकास में, स्वयं सहायता समूह के विकास में और ओवरऑल जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको संभालने में। लेकिन करके हम बातचीत करते हैं, बैंक्स की बात करते हैं। बैंक से किस तरह से ये अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण हो पाता है? बैंक्स को हम दो टाइप से फैसिलिटेट करते हैं। एक, जैसे बैंक्स किसानों को ऋण देते हैं, तो आज आपको पता होगा भारत सरकार की स्कीम है जिसमें हम कहते हैं कि 7% पे आप ऋण दीजिए, किसानों को फसली ऋण दीजिए। तो अब बैंक अगर 7% पे देगा तो उसको भी एक बेनिफिट जाना चाहिए, तो हम उनको 4.5% पे फसली ऋण दे रहे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक को और ग्रामीण बैंकों को, ताकि वो हमारे अपने जो किसान भाई हैं उनको 7% पे एक सब्सिडाइज रेट पे ये दे दें। दूसरा, हम क्या करते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए हम कैंप्स करवाते हैं, जिसके लिए हम फंडिंग करते हैं, जो कि ग्रांट बेस्ड फंडिंग होती है। कि हर एक ब्रांच को, RBI का मैंडेट है कि हर एक ब्रांच को महीने में एक कैंप जरूर करवाना है अपने सर्विस एरिया में, ताकि ये लिटरेसी, ये जो वित्तीय समावेशन है, ये गांव-गांव तक फैले। तो इन कैंपों के लिए हम इनको ग्रांट देते हैं ताकि ये और सुदृढ़ और सुचारू रूप से ये काम करें। इसके अलावा जो, अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो इनकी हम सुपरविजन करते हैं कि ये जो हर साल इनकी हमारी सुपरविजन होती है, इंस्पेक्शन होती है, जैसे कि ये सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं, इनकी जो मूलभूत है, जो
कार्यशैली है वो और सुदृढ़ कैसे हो, उसके ऊपर हम सुझाव देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और अच्छे सुचारू तरीके से काम करें। तो बैंक्स के अलावा और सोसाइटीज़ के लिए भी आपका जो कार्य रहता है वो किस तरह से? सोसाइटीज़ में आजकल आप जानते होंगे भारत सरकार की एक स्कीम, जैसे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बना है, उसके बाद भारत सरकार बहुत सारी स्कीमें लेके आई है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी 2200 के करीब सोसाइटियां हैं जो पूरे हिमाचल प्रदेश में फैली हुई हैं, बट इसमें 1853 ही हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंकों के साथ जुड़ी हुई हैं, बाकी 400 कुछ जो है वो अभी बैंकों से जुड़ी नहीं है। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं किसानों को ऋण देती हैं, बट इसमें से 464 ही ऐसी हैं जो 7% पे दे रही हैं, कि जो बैंक के साथ जुड़ी है और 7% पे दे रही है, बाकी सब 10% पे, 11% पे, 12% पे लोन दे रही है, ज़्यादा ब्याज पे दे। तो इनको सुदृढ़ बनाने के लिए जो भारत सरकार की स्कीम है, हिमाचल में 870 सोसाइटीज़ हैं जिनको पहले चरण में चयनित किया गया है, जिनको भारत सरकार प्लस कुछ एड जो स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है, 6 करोड़ कुछ भारत सरकार से आया, 65 लाख स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। उसमें इनको जो कंप्यूटर्स, जो प्रिंटर्स या कोई हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूर्ण होगी, प्लस इनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो इनकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो भी इनकी ट्रांजैक्शन है उसका MIS जनरेट करने में और अकाउंटिंग करने में इनकी सहायता करेगा। आप एक तरह से मॉनिटरिंग उनकी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग भी हो जाती है, और क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा एक पहलू होगा कि जो इम्बैलेंसेस या फ्रॉड जो सोसाइटीज़ में कहीं कहीं आपको देखने को मिलते होंगे। सही बात है, यही बात मैं करने वाला था कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सोसाइटी के केस में कि 1-2 साल या 2-3 साल तक लोग जो है उनको चलाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि वो फ्रॉड हो गया, वो सोसाइटी बंद हो गई। और इस तरह से जो खास तौर पर जो गांव के या फिर शहरों के लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई है, वो उनकी गाढ़ी कमाई चली जाती है। बिल्कुल सही कह रही है, किस तरह से वो मॉनिटरिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब सॉफ्टवेयर एक होगा, ये सॉफ्टवेयर अगले कोऑपरेटिव, ऊपर वाले कोऑपरेटिव बैंक का जब इंटरेक्ट करेगा तो अकाउंटिंग सिंपल हो जाएगी और ट्रैक करना इजी हो जाएगा। हर ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं उसको ट्रैक करना इजी हो जाएगा, प्लस जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की आती है वो हम इन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से इन सोसाइटीज से हम किसानों तक दे पाएंगे। जी, तो अगर हम बात करते हैं खासतौर पर कृषि के क्षेत्र की बात, कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड किस तरह से सहायता करता है? कृषि के क्षेत्र में देखिए, हिमाचल में 10% ही हमारा एग्रीकल्चर एरिया है जो इरिगेशन से है। जी। तो एक तो हमारा एम्फेसिस रहा है कि इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट की जाए, और हिमाचल में ज़्यादातर सरफेस इरिगेशन है। तो एक जो हमारा RADF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके थ्रू हम इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं स्टेट में। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो इरिगेशन, जो अगर आप देखो कि किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो अगर 9,72,000 हमारे किसान हैं अभी पूरे हिमाचल में, तो उसमें सिर्फ 46% ही किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं, बाकी सब इस एम्बिट से बाहर है। तो एक हमने सैचुरेशन प्रोग्राम चलाया है कि जितने भी किसान हमारे PM किसान का जिनको फ़ायदा मिल रहा है 9,72,000, इन सबको हम कृषि कार्ड दें ताकि इन सबको सस्ते दर पे लोन मिले। और इसके ऊपर जैसे अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर देता है तो 3% का और बेनिफिट है। तो किसान को बहुत फ़ायदा है अपनी, क्योंकि सभी छोटे और सीमांत किसान हैं हमारे, तो इनको अगर हम सस्ते दर पे अगर पैसा देंगे तो ये अपनी खेती को और मजबूती से करेंगे। तो इन किसानों तक पहुंचने के लिए क्या कवायद शुरू की गई है? इनको उनके पहुंचने के लिए तो अवेयरनेस कैंप्स लगाते ही हैं हम। बैंक्स तो खुद इनके पास अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। कैंप्स में ये टारगेट दिए जाते हैं कि भाई इतने कृषि कार्ड आपने इशू करने हैं, इतनी जनधन मतलब APY की आपने पॉलिसीज़ करनी है या जीवन सुरक्षा की पॉलिसीज़ करनी है। तो ये तो बैंक्स के तहत है। दूसरा, हम संस्थाएं होती जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके तहत भी हम इनके साथ जाते हैं, जहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव यूनिट लगाते हैं। जो हमारे अपने फंड्स हैं उनके तहत हम नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों का हम फील्ड में विस्तार करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, अभी हमने IIT मंडी के साथ एक ऐप बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी का प्रोजेक्ट दिया उनको। वो एक ऐसी ऐप बनाएंगे जिसका जिसके वेदर के बेस के ऊपर वो किसानों को ऐप के थ्रू अपडेट देती रहेगी। तो एक ये नई पहल हमने IIT मंडी के साथ की हुई है।
इसके अलावा जैसे अगर आप देखो कि हिमाचल में दूध का एक बहुत सारा ये हो रहा है, ये वर्तमान सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट बहुत फोकस दे रही है। हमारे यहाँ दोनों का, सूखे चारे का और हरे चारे की कमी है। तो अब इनके तरफ किसानों को बढ़ाने के लिए अब प्रोजेक्ट्स ऐसे ला रहे हैं जैसे हरे चारे का अचार, जिसको साइलेज बोलते हैं। तो इसके हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं फील्ड में, ताकि पहले हम केवी के थ्रू, ताकि पहले लोग इनको देखें, अपने जानवरों को धीरे धीरे खिलाना शुरू करें, ताकि जब हमारे पास बरसात में बहुत सारा हरा चारा होता है तो इस हरे चारे को हम इसको अचार में कन्वर्ट करें, ताकि जब ये हरा चारा नहीं मिलता तो हम इसको दे दें। ऐसे ही एक और सोच है कि जो सूखा चारा है वो अब अमूमन आजकल 11-12 रुपया किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो जब जैसे ही थ्रेशिंग होती है, जो अप्रैल मई में होती है, तब हमारे को कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। तो वो टाइम होता है कि हम इसके ब्लॉक्स बना के, क्योंकि तूड़ी तो बहुत ज़्यादा जगह लेती है, पर अब कंसेप्ट आ गया डेंसिफाइड ब्लॉक्स बनाने का। एक ब्लॉक बना के मतलब आप 100 किलो को 10 किलो में ले आते हैं, और उसको स्टोर करना भी ईजी रहता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी रहता है। काफी लंबे समय। हाँ, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ये कर रहे हैं। आपने बात की कि एक तरह से उनको अपना धनोपार्जन के लिए जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक उद्यमी जो है वो एक छोटा किसान हो सकता है या फिर कोई यंगस्टर हो सकता है, उसको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इन जो स्कीम्स है जो आपने बताई, वो कैसे लाभ ले सकता है, क्या किस तरह से वो कार्य कर सकता है? आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड का लाहौल स्पीति छोड़ के, मतलब हर और बिलासपुर का छोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट में एक नुमाइंदा होता है, जिसको हम जिला विकास प्रबंधक बोलते हैं, बिल्कुल डीडीएम जिसको बोलते हैं। और उसके बारे में अगर किसी किसान को पता नहीं हो या किसी ग्रामीण को ना पता हो, तो हर एक बैंक जो उस डिस्ट्रिक्ट में है, उस ब्लॉक में है, उसको हमारे जिला विकास जो प्रबंधक है उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस पता होता है। तो सबसे सर्वप्रथम तो आप उनसे मिलिए। बिल्कुल, वो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, फील्ड लेवल लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल, जो जहां तक पॉसिबल है वो जो भी उस एंटरप्रेन्योर का, जो भी उसका उद्यमी का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको वो मीट करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो वो फिर हमारे क्षेत्र कार्यालय में आ सकते हैं। तो अगर हम, ये आपने बताया कि कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला में क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए कि वो जिलावार जो है वो एक तरह से अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है जो, जी बिल्कुल, उस पे सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज नाम के साथ सभी के कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर के साथ। वेबसाइट का नाम आप बता दीजिए एक बार। www.nabard.org है। यहाँ पे आप जाएंगे और हिमाचल प्रदेश स्टेट में आएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज सब डिटेल मिल जाए, सारी डिटेल मिल जाए। किसी भी देश के विकास के लिए महिलाओं की खास तौर पर अहम भूमिका रहती है, और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा रहा है कि महिलाएं अग्रणी रही हैं। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए और खासकर शहरी महिलाओं के लिए भी नाबार्ड की क्या भूमिका रहती है उनके एम्पावरमेंट के लिए? आपने सुना होगा संयुक्त देयता समूह और सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत सारा ग्रुप फाइनेंस पॉइंट से चलता है, इसमें एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी होता है। अब क्या है कि इन महिलाओं में काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो आम बचत करने से आगे एंटरप्राइज में आ गई हैं। बिल्कुल सही, वो कुछ बनाना चाहती हैं जिसको वो बेचना चाहती हैं, और कुछ महिलाओं में इसमें बहुत अच्छा निपुण भी है इन चीज़ों को बनाने के लिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं उनकी। कैपेसिटी बिल्डिंग दो तरीके से, एक तो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहते हैं उसको अच्छे, सुचारू और क्वालिटी से बनाना है, उसकी एक ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए हम फंडिंग करते हैं। वो चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे प्रोडक्शन, जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं। दूसरे एवज में क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर खाद्य प्रोडक्ट जो है, जो खाने वाले हैं, उनकी हम पैकेजिंग डेवलप कर रहे हैं इन समूह के लिए, और ये पैकेजिंग के लिए फंडिंग नाबार्ड कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब पैकेजिंग अच्छी होगी और पैकेजिंग के साथ उस प्रोडक्ट के डिटेल आ जाएंगे जो हम रख रहे हैं, प्लस एक कॉमन ब्रांड नेम हिमसृष्टि के नाम से चल रहा है, और उस स्वयं सहायता समूह का नाम भी आएगा, और एक कॉमन ब्रांड नेम सभी ग्रुप्स का एक हिमसृष्टि के नाम से चलता है। उसको जब हम लगा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि एक कंज्यूमर में एक्सेप्टेंस लेवल आ रहा है। और ये चीज़ हमने शिमला में और शिवरात्रि मेले मंडी में जो हमने ट्रायल किए उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली है हमारे को, मतलब वो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है। बिल्कुल सही, तो ये एक और हम डायरेक्शन कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारी हमारी महिलाएं जो हैं खेती से जुड़ी हैं, और खेती में एक लिमिटेशंस आती हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आप दूर दराज के एरिया देखो, खासकर जो हमारे लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के एरिया है, यहाँ पे बर्फ के कारण ये लाइफ सेडेंटरी हो जाती है। तो शुरू से ही इन एरियाज में जो है हैंडलूम का और हैंडलूम का काम होता अच्छा है, बिजनेस रहता है। बट इसको थोड़ा सा और अच्छे सुचारू तरीके से करने से, नया डिज़ाइन बनाने से, उनकी प्रोफेशनल तरीके से क्वालिटी फिनिशिंग करने के लिए, इसके लिए हमने चंबा में एक प्रोजेक्ट दिया और कुल्लू में एक प्रोजेक्ट दिया बुटीकों को जी। चंबा का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम 10 से 15 खड्डियाँ दी हैं, जहाँ के कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, जहाँ पे लोग आके उन डिज़ाइनों को सीखेंगे और बनाएंगे और एक संस्था के थ्रू उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट भी वहीं पे, स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है और मार्केटिंग भी हो रही है। कुल्लू में जो बुटीकों को दिया है हमने, वो 62 डिज़ाइन डेवलप करना चाह रहे हैं, नए जो एग्जिस्टिंग जो है, उसके अलावा जो 62 डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं, जिसको वो अपने प्रोडक्ट्स में लाएंगे ताकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो और एक वैरायटी दे सके कस्टमर्स को, और कस्टमर के लिए भी दिखने में अच्छी। हाँ, तो इसी संस्था में हमने एक ऑफ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बनाई हुई है सरोहा में, गोर ब्लॉक जो मंडी है, जिसमें नाबार्ड ने 100% ग्रांट दी है, जो यही हैंडलूम को विस्तृत रूप से करने के लिए, अच्छे सुचारू रूप से करने के लिए प्रयास कर रही है। आपने बात की चंबा की, तो और भी दूर दराज के क्षेत्र बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, वहाँ के लिए किस तरह से कार्यप्रणाली रहती है नाबार्ड की जो है? जनजातीय क्षेत्र में लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक फंड है जो भारत सरकार में, पूरे भारत में चलता है, जिसको हम ट्राइबल डेवलपमेंट फंड बोलते हैं जी। बिल्कुल। तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। बिल्कुल। और इसमें हम उनको बगीचे लगा के देते हैं ताकि उनका लाइवलीहुड बना रहे। वो नाबार्ड की पूरी सहायता नाबार्ड की है उसमें। तो आप रफली जैसे किन्नौर में, हिमाचल में 11 चल रहे हैं, 6 किन्नौर में है, 3 चंबा में, 2 हमारे यहाँ चल रहे हैं लाहौल स्पीति में, जो आप जनजातीय बता रहे हैं। इसमें ज़्यादातर है सेब के बगीचे। तो हम 1 एकड़ के लिए उनको बेनिफिट देते हैं ग्रांट बेस पे। तो उसमें 200 से लेकर 250 पौधा लगता है, वो 100% ग्रांट है उनके। इसके अलावा हम इरिगेशन डेवलप करने के लिए, क्योंकि पौधों को पानी चाहिए, तो जो भी स्रोत है वहाँ पे अवेलेबल है, उनको डेवलप करके इन पौधों को इरिगेशन करने के लिए हम इरिगेशन डेवलपमेंट करते हैं वहाँ पे। प्लस जो जैसे उसी में कई कैटेगरी होती है जिनके पास जमीन नहीं है, तो जो लैंडलेस है, जो भूमिहीन है, उसकी लाइवलीहुड के लिए अदर अल्टरनेटिव, जैसे कई हो गया कि कारपेंटरी की ट्रेनिंग, छोटा मोटा कारोबार और कारपेंटरी के टूल्स दे दिए ताकि वो अपना काम, अपना लाइवलीहुड कर सके। तो ये प्रोजेक्ट हमारे 11 प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं। आपने बात की कि इरिगेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो एक अधोसंरचना की आप बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या कार्य किए जा रहे हैं नाबार्ड के द्वारा? नाबार्ड जनरल अगर आप बात करूं तो सड़कों के लिए पैसा दे रहे हैं हम, बिल्कुल, और इरिगेशन के लिए पैसा दे रहे हैं। मतलब ये मेन जो और जो फंडिंग होती है शायद वो टाइम बाउंड भी होती है कि वो काम इतने समय में पूरा होना चाहिए। 3 साल का हम टाइम देते हैं करने के लिए, जैसे, और इस साल जैसे हमने 810 करोड़ का 910 करोड़ का किया, कल भी हमने 100 करोड़ दिया है। 910 करोड़ है, ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया हमने जी। ये लोन है और 5.5% पे है जो हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और ये सैंक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर। अभी तो हम रोड्स और इरिगेशन की बात कर रहे थे, अभी जो नई सरकार आई इनकी नई प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि ये ग्रीन स्टेट बनाना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी टाइम बोलते हैं कि हमारे स्टेट जो है हरित स्टेट बनना चाहिए, ग्रीन स्टेट बनना चाहिए। तो इस दौरान में स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी आई है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस लाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए ई चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको हर एक डिपो में ई चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो उसका एक प्रायोरिटी बन के आई है राज्य सरकार से, जो हम RIDF की फंडिंग में नेक्स्ट ईयर को फंडिंग करेंगे। तो उसके लिए सरकार ने हमारे को गो हेड दिया है कि आप इसको ये करिए। दूसरा, एक अभी बजट में 500 करोड़ का हिमगंगा सरकार ने, प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। अब दूध इकट्ठा होगा तो उसको हमको प्रोसेस करना है। तो इसके सिलसिले में सरकार की जो सोच है कि हम अपने दूध को अपने ही स्टेट में प्रोसेस करें और फिर उसको, इस माल को बेचें। तो इसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स की ज़रूरत होगी, कलेक्शन सेंटर, प्रोक्योरमेंट सेंटर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के इच्छुक है कि वो हमारे को RIDF में इसके लिए मतलब स्टेट बजट के लिए मांगेगी। तो ये एक और एरिया है जहाँ पे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में पहली बार हमने
रोपवेज के लिए पिछले साल पैसा दिया, बिल्कुल जो बगलामुखी जो मंदिर है जो मंडी का, हाँ उसके लिए हमने रोपवेज के लिए भारत सरकार का जो फंड RDF उससे हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। तो ये रोपवे एक और नई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है जो हिमाचल प्रदेश में आएगी अब। जी बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की जाती है, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंडिंग नाबार्ड करता है, इसकी चेक्स और मॉनिटरिंग किस तरह से हो पाती है? ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी हम अब जैसे अप्रैल से शुरू होगा तो एक ईयरली प्लान बन जाता है हमारा। कुछ हम क्षेत्रीय कार्यालय से करते हैं, कुछ हम अपने जो हमारे जिला विकास प्रबंधक उनसे करवाते हैं, कुछ हम इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करवाते हैं। जो हमारी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं उनसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कराते हैं। जैसे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन देखनी है हमने कि भाई इसका इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा और बल देने के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल सही। अदरवाइज जितनी भी हमारी मॉनिटरिंग है वो हम इन हाउस कर रहे होते हैं कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल सही। जहाँ पे हमारे को लगता है कि हमारे अपने क्षमता इतनी अच्छी नहीं है तो हम कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। जैसे इवन कई बार हमने जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है या रोपवेज की बात करनी है, तो अगर हमारे हिमाचल में नहीं मिलते हैं तो हम कंट्री के कहीं से भी जो कंसल्टेंट है उसको हम ले आते हैं और उसको उसके साथ काम करके अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है कि कोई भी किसान है या फिर छोटे गांव से आता है, उसको ये जो फैसिलिटीज़ है इनको अवेल करना है, तो बहुत बार देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा औपचारिकताएं करनी पड़ती है, कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा रहती है। इनको सरल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना मापदंड है। बिल्कुल। अपनी फंडिंग का। जी। अगर आप बैंक्स ले तो हर एक बैंक्स का ऑलमोस्ट एक ही मापदंड रहता है जो रिक्वायरमेंट रहती है करने के लिए। और अब तो ये टाइम आ गया है कि बैंक्स लोगों के पीछे जा रहे हैं कि आप ऋण लीजिए हमारे से, है ना। समय बदल गया है। समय बदल गया है और हमारे किसान अभी भी थोड़े से लोन लेने से थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि एक तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो उनको लगता है कि जितना उनका समर्थ है उसी से ही काम करेंगे। बट अगर खेती को थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीके से करना है और अगर टेक्नोलॉजी को लाना है तो हमारे को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को बैंकों का सहारा लेना पड़ेगा। एक उसके लिए जो बैंकों के जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड और ये हैं, तो अगर आप एक बार चले जाओ तो कोई भी बैंक वाला आपको बताएगा कि 1 2 3 चीजें चाहिए, वो चेकलिस्ट देती है, वो बना देंगे। दूसरी रही हमारी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो और भी ज़्यादा फोर्थकमिंग है। वो तो हाँ, मैं कहता हूँ कि किसान के पास खुद जाते हैं कि ये मेरे पास सामान है, आप इस सामान का इस्तेमाल करिए, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरा करिए और आप करिए। जैसे अभी देखिए जो फेंसिंग के लिए है तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है, आप अपना जो कागज है जमाबंदी दे दीजिए, आपको ये हो जाएगा। जो पॉली हाउस की स्कीम है उसमें भी एक रिक्वायरमेंट्स है, तो वो जो मेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जरूरी भी है, तो वो अगर हम मीट आउट करते हैं तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जो किसान उस चीज़ का फायदा ना उठा पाए। आने वाले समय में हम नाबार्ड की क्या भूमिका देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश को और विकसित एक प्रदेश बनाने के लिए? आने वाले तरीके मैंने आपको बता दिया है कि एक तो हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो उनकी मिशन है उसके साथ हम चलेंगे, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा और सुचारू रूप से हम साकार करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारा बनता पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी खेती से और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होगा, चाहे किसी भी स्टेट में हो, उसको हम अपने हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतना कह रहे हैं कि अभी जैसे जो FCI की प्रोक्योरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, जी बिल्कुल, फूड ग्रेन्स की, हमारा सरप्लस बहुत ही कम रहता है। तो एक सुझाव हमने सरकार को दिया है कि क्यों ना सोसाइटियों को ग्राउंड लेवल पे इसका प्रोक्योरमेंट का जिम्मा दे दिया जाए। जी बिल्कुल सही। तो ये एक और सोच है जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और लगता है कि इसके हम सफल हो पाएंगे। और कुछ चुनौतियां आपको लग रही है कि आने वाले समय में हो सकती हैं? चुनौतियां जो अभी मेरे को लगता है कि इरिगेशन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चुनौती है हिमाचल प्रदेश के लिए, और वो हमें उसको किसी न किसी तरह उसको हमारे को बढ़ाना है और जिसके लिए हम पूरी तरह कार्यप्रस्त हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो आपने चुनौतियां भी बताई और बहुत अच्छा काम नाबार्ड कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि नाबार्ड के जो वित्त पोषण है उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे।
और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।